गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीच टीएसपी को, जहां पर हम आज हल्दी घाटी के दौर में जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें ध्रुव सर अच्छे से जानकारी देंगे। आइए बने रहिए लास्ट तक। धन्यवाद। तो आज का ये सफ़र हमारे साथ में फिर से शुरू रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो जो है हमारे द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है और वहाँ पर समय समय पर आपको निर्देशित किया जाएगा। अभी हमारा पहला सफ़र हल्दी घाटी से सीधा म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम आपको इसके बीच में होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। मैं और हमारी पूरी टीम आपको इस विचारों को बताने के लिए और इस स्थिति को समझाने के लिए तत्पर है। मेरे साथ में कल की तरह फिर से जुड़े हुए हैं श्रीमान जी शांतिलाल जी कटारा सर भी हमारे साथ में है। वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं उन्हें एक बार बुलाता हूँ इस बारे में कि वो आगे की चर्चा वो करें। फिर अगला जैसे ही हमारा पर्यटन स्थल हमें दिखेगा उसके बारे में आपको पुनः मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी। तब तक आप हमारे प्रिय सर श्रीमान जी शांतिलाल जी कटारा के साथ में आप आनंद लीजिएगा। शांतिलाल जी सर। बिल्कुल, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में हम भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अपन हल्दी घाटी के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमने हल्दी घाटी का एक सबसे अच्छा गाना यहाँ पे लगाया हुआ है, हल्दी घाटी में सवर लड़ियो महाराणा प्रताप कटे। अब हम उनकी जो हल्दी घाटी है उसकी तरफ हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो महाराणा प्रताप के साथ में जो जितने भी आदिवासी लोग लड़े थे उनके आसपास में जो गांव अपन को देखने को मिल रहे हैं और मार्केट भी अपन को देखने को मिल रहा है। और राणा पुंजा जिन्होंने उनके साथ में संघर्ष किया था, ये वही हल्दी घाटी है जहां पर महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के द्वारा इस घाटी को पार किया था, जिसके बारे में मेरे से ज़्यादा अनुभव तो सर आपको है, तो आप इसके बारे में अच्छे से बखान कर पाएंगे। आप ही बोलिए सर इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। हम लगातार आपको इस परिक्षेत्र के बारे में बताएंगे कि जैसे कि मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूं अभी से ही कि ये जो हल्दी घाटी का जो ये तंग रास्ता है वो खमनोर के आसपास का इलाका है। कहते हैं कि यहाँ पर जब अकबर की सेना जो है इनके आमना सामना जब हुआ था अकबर के साथ में, उनके जो सेनापति थे मान सिंह के साथ में जब महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ तो इस समय कहते हैं कि 4 गुना ज़्यादा जो है वो संख्या में उनके सैनिक थे, जिसमें मुगल सैनिक सर्वाधिक थे। इसी के साथ में महाराणा प्रताप के साथ में तो अपने यहाँ के जो स्थानीय थे जैसे कि गुरिल्ला पद्धति को जानने वाली पद्धतियों के हिसाब से वो लड़े थे। बाकी गोला बारूद हमारे पास में यथावत रूप से था नहीं, तलवार और धनुष हमारे लिए सर्वोपरि थे। उसका ही सहारा लेकर यहाँ पर इस हल्दी घाटी के युद्ध को संपन्न किया था। कहते हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो लगभग 5, 6, 7 घंटे का लगातार चला हुआ था। और ये जो दर्रा है तंग दर्रा, अभी तो फिलहाल रास्ता बना हुआ इसलिए इसकी चौड़ाई और बढ़ा दी गई होगी, लेकिन पहले ये और भी तंग रास्ता था जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इन पहाड़ों के बीच में युद्ध करना और इससे हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इन पहाड़ों में किस प्रकार से छुपकर ऊंचाई से वार करने में सक्षम थे, समृद्ध थे, वो इस विधि से अंग्रेज यानी कि अपने मुगल सम्राट जो थे वो इससे वाकिफ नहीं थे और लगातार उनको हारने के लिए विवश कर दिया गया और अनोखों सैनिकों को उनको मौत के घाट उतारना पड़ा। दोनों में आमना सामना हुआ भीषण तरीके से। इस प्रकार से कई आबादी के साथ में यहाँ पर लड़े गए और ये इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिसे आप देख रहे हो, यहाँ एक कोहरा लगा हुआ। लगभग ये सुबह के हमारे 8 बजे का टाइम है लगभग और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की वादियों के साथ में ये कोहरा इस प्रकार से जमा हुआ है कि मानो कि कहीं आग लगी हो, धुआं प्रदर्शित हो रहा है। इतना सुनहरा स्थान हमें प्रदर्शित हो रहा है कि मानो कि यहाँ इस वादियों में हम खो न जाए। हमें तो यही वो हो रहा है, डर लग रहा है कि इतना अच्छा और सीन जहाँ हरियाली है, चारों तरफ अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, बेहतर तरीके से यहाँ हरियाली नज़र आ रही है और एक रास्ता ऐसा लग रहा है कि और ऐसे घुमावदार मोड़ है यहाँ पर कि यूँ लग रहा है कि जैसे कि हम खुद सफारी में इस प्रकार से खोए हुए और इन वादियों का नज़ारा ही कुछ अलग है। हम आपको बताएंगे आगे आने वाली प्रत्येक कंडीशन के बारे में कि यहाँ का माहौल किस प्रकार का रहा है। सुबह सुबह ठंड का मौसम है और यथावत हम इस तारीख के दिन यहाँ पहुँचे। हम आगे जस्ट म्यूज़ियम के पास में पहुंचने वाले बहुत जल्दी। इसके बारे में और मैं आपको शांतिलाल जी सर से बात करूंगा कि उनका विचार जो है वो भी प्रदर्शित करें। शांतिलाल जी सर एक बार आइए और अपने विचार प्रदर्शित कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम तो हल्दी घाटी पे रुकने वाले हैं और हल्दी घाटी पे अपन अपने फोटोग्राफी करेंगे, बच्चों के साथ में मज़े करेंगे और हल्दी घाटी के बारे में कुछ विशेषता एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। साथ ही वहाँ पे होने वाले जो भी एक्टिविटी रहेगी वो अपन इसको फॉलो करेंगे। अब पहली बार जा रहे हैं, मुझे खुद को आइडिया नहीं वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। अब जैसे ही जाएंगे वहाँ पे घाटी को देखने के बाद में अपन को पता चलेगा कि वहाँ पे क्या कुछ लगा हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि म्यूज़ियम कहाँ है, वो तो आपने कई
की किताबों में पढ़ा होगा जो आप म्यूजियम के बारे में बखान कर रहे हो, और मुझे तो पता नहीं कहाँ यहाँ पे म्यूजिक कहाँ आने वाला है। फिलहाल मेरे ख्याल से तो ये जो पहाड़ आ रहा है वही शायद घाटी के रूप में हो सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, परंतु देख लीजिए रास्ता तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, परंतु मुझे जहाँ तक अनुभव हो रहा है कि घाटी मेरे ख्याल से 800 या 200 मीटर के अंतर में ही है, जिसके बारे में आप ही बताओ सर, आपको मेरे से ज़्यादा भी विस्तृत रूप से जानकारी आपको आती है सर। जी हाँ बिल्कुल, हम लगभग इसके परिप्रेक्ष्य के पास में पहुंच चुके हैं। लगता तो यही है कि यहाँ से ही हल्दी घाटी का स्वरूप जो है वो प्रारंभ हुआ होगा, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से ये जो रास्ता तो गुजर ही रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और हम मूल स्थान तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे सफ़र के साथ में ही। और ये घाटी का सफ़र यहाँ से लगभग चालू हो गया होगा वैसे तो, लेकिन मेन स्थान जो है वो और भी थोड़ा आगे प्रदर्शित होगा, जहाँ हम आपको उसके बारे में और भी विस्तृत बताएंगे। लगता है अब हम लगातार उसी कड़ी के आगे बढ़ते हुए इस घाटी में दस्तक देने ही वाले हैं। और इन तंग रास्तों में न जाने कैसे हमारे वीरों ने, साहसी लोगों ने उस वक्त अपने हाथ में प्राण लेते हुए भी इन मुगल सम्राटों के साथ में आक्रमण किया होगा और उनसे लड़े होंगे और सामना किया होगा, जिनके पास में अथाह संसाधन नहीं थे, फिर भी उनको छुप छुप के गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से इस घाटी को अपने चमकारों और आवाज़ों के माध्यम से, तलवारों की झनकारों के माध्यम से मुगल सम्राट के सामने जो सेना थी, के साथ में जो सेना थी, उन सेनाओं को जीतने के लिए आफत खड़ी कर दी थी। हमारे वीरों ने इस प्रकार की इस घाटी में शहादता और वीरता के साथ में उन्होंने इस युद्ध को लड़ा होगा, और न जाने वो नज़ारा किस तरह का रहा होगा, वो 5, 6, 7 घंटे किस तरह से गुजरे होंगे। अब हम यही उसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जिसकी बात कर रहे थे, अभी हम उसी घाटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये वही तंग रास्ता है, तंग गली है, जहाँ से महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य सेना आमने सामने हुई थी और आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। हमारे यहाँ कुछ बच्चे और पूरा स्टाफ यहाँ रुकेगा और यहाँ के लुत्फ उठाएंगे। हमारे ये जो ऊँट सवारी जिसको हम कैमल रेडिंग के नाम से जानते हैं, उसके लिए हमारे विद्यालय के सचिव महोदय और प्रिंसिपल सर के द्वारा कैमल राइडिंग का लुत्फ उठाया जा रहा है, और हम सब उनके साथ में मिले हुए ये हमारे प्रिंसिपल सर और पीछे जो बैठे हुए उनके वो विद्यालय के सचिव श्रीमान जी जितेंद्र जी कलाल साहब है, और आगे जो प्रिंसिपल सर है वो नितिन जी कौशिक के नाम से है। और ये हमारे कक्षा 11 के छात्र जो है कि हॉर्सिंग राइडिंग और कैमल राइडिंग के लिए जाने जाते हैं। ये हमारे स्वयं साथ में जो बैठे हुए हमारे विनोद जी सर और साथ में शांतिलाल जी कटारा सर, वो भी कैमल राइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए तत्पर होते हुए और मज़े के माध्यम से वो ऊँट की सवारी कर रहे हैं। और ये हमारे सबकी ज़िंदगी का पहला ऐसा दृश्य है और ऐसा मनोरंजन है जो हमने शायद ज़िंदगी में कभी उठाया ही नहीं होगा। साथ में इनको देखते हुए सारे बच्चों में भी उत्साही हो जाते हैं और वो भी मतलब इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। हम देखेंगे जैसे जैसे आगे ये प्रदर्शन होता रहा है आपके साथ में, ये लगभग 200-300 मीटर के आसपास के दायरे के लगभग ये हमें कैमल राइडिंग और हॉर्सिंग राइडिंग करवाते हैं और वहाँ से रिटर्न लेकर आते हैं। तो ये लुत्फ तो बहुत ही खतरनाक लगता है, जिसके कारण ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा पल न जाने कभी आया होगा या ना आए, इसका मज़ा पूरी तरह से ले रहे हैं। और ये उस 200-300 मीटर की दूरी को तय करते हुए वापस आ रहे हैं और यहाँ लैंडिंग करेंगे जहाँ से यहाँ उन्होंने शुरुआत करी थी, बड़े मज़ों के साथ में और नाचते हुए ऊपर बैठे हुए। ये राजस्थानी की शान है जिसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम राजस्थानी किसी से कम नहीं, हमारी संस्कृति इसी प्रकार से बनी रहे। ये उसके अब एक द्योतक है जो हमें ये बताती है कि कभी राजस्थान में इस प्रकार के आयोजन का भी किया जाता है जो संस्कृति को आगे बढ़ाया रखते हैं। और ये ऊँट कैमल, ये हमारे 11वीं क्लास के छात्र है जो भी कैमल राइडिंग के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ से हॉर्स राइडिंग के लिए हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर नितिन कौशिक जी और साथ में दयालाल जी सर, जितेंद्र जी सर और विनोद जी सर उनको उत्साहवर्धन के हेतु उत्साहवर्धन कर रहे हैं और साथ में हॉर्स राइडिंग के लिए उनको तैयार किया गया। ये क्लास 9 के छात्र वो भी कैमल राइडिंग के लिए तत्पर है। लगातार सब छात्र बारी बारी से अपने अपने हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से जिस प्रकार की उनको राइडिंग करनी है उस प्रकार की राइडिंग करने के लिए वो तैयार होते हैं, चाहे वो कैमल राइडिंग करे या हॉर्स राइडिंग करे। या हमारे प्रिंसिपल सर वापस वहाँ 200-300 मीटर की दूरी को तय करते हुए वापस हॉर्स राइडिंग के साथ में वापस अपने पायदान की तरफ लौटते हुए, साथ में बच्चे भी अपने उन्हीं के आसपास निकलते हुए और मज़ा लेते हुए इस राइडिंग का। ये लुत्फ तो बहुत खतरनाक रहा होगा। ये हमारी ज़िंदगी के वो पल है, शायद हमारी ज़िंदगी में कभी ये पल दोबारा आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ
यहाँ की जो खुशी हमें मिल रही है शायद हम उसे कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ये हमारी छोटी क्लास कक्षा 7th की क्लास के जो छात्र है गजेंद्र वगैरह है वो भी कैमल राइडिंग कर रहे हैं बहुत ही मज़ों के साथ में। और विनोद जी सर इतने एक्साइटिंग है कि सब बच्चों को बुलाकर बिठा रहे हैं। अब स्वयं भी हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और पीछे पीछे उनके खास अजीज मित्र सहयोगी सहपाठी के रूप में हम जान सकते हैं। ऐसे खास हमारे विद्यालय के स्टाफ साथी श्री शांतिलाल जी कटारा सर और दोनों में बराबर की दूरी पर चलाते हुए हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और मस्ती के साथ झूमते हुए। और जो हॉर्स राइडिंग करने वाला बच्चा है वो भी दोनों को उत्साह के साथ में मनोरंजन के साथ साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और उस लाइन को क्रॉस करने के बाद वो रिटर्न आएंगे और उसका भी वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और साथ में खड़े दृश्य के रूप में छात्र विद्यालय के स्टाफ साथी सभी उनके द्वारा लिए गए मनोरंजन का भी मनोरंजन उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। ये बंदा जो छोटा है उससे बात करें कि थोड़ा और आगे ले जाइए और वहाँ से रिटर्न कीजिए। इस प्रकार से ये गतिविधियाँ चल रही है। बहुत ही देखने लायक दृश्य रहा ये हल्दी घाटी। कहते हैं कि इस हल्दी घाटी में 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का आमना सामना हुआ था। कुछ तारीखें 21 तक की बताई जाती है और कहा जाता है कि इसमें 18 तारीख को तो वो केवल यहाँ आए थे और 21 तारीख को युद्ध हुआ, ऐसा भी है। कोई 17 तारीख के आए थे और 18 तारीख को युद्ध हुआ था। ये एक दिन का पूरा युद्ध था। इस प्रकार से ये गतिविधियाँ संपन्न हुई और अंततः ये युद्ध हुआ। ये वो खाड़ी है बीच में जहाँ से ये हल्दी घाटी में जो युद्ध वीर लड़े थे उनका जो रक्त पड़ा हुआ था उस रक्त के कारण जून महीने में यहाँ लड़ाई हो गई थी। और जैसे ही बारिश का मौसम आ रहा था तो यहाँ जितना वीरों का खून इस धरती से सना हुआ था वो सारा पानी के कारण बहकर जब एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया तो तभी से ही इस स्थान का नाम भी चेंज होकर हल्दी घाटी तो था ही लेकिन साथ में इसका नाम चेंज होकर रक्त तलाई के नाम से भी इसको जानते हैं। इतिहास में ये नाम सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध हो चुका था कि रक्त तलाई क्या है। तो हम यदि हल्दी घाटी वाला जो क्षेत्र है जो खमनोर की पहाड़ियों के आसपास है उसी को हम रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। और हम म्यूजियम के लिए अब आगे बढ़ रहे और लगभग हम उस परिक्षेत्र में भी पहुँच गए हैं जहाँ हमारा सफ़र था आज का दूसरा सफ़र जिसको हम कह रहे हैं कि हल्दी घाटी के बाद म्यूजियम जाएंगे। और म्यूजियम का ये दृश्य आप देख रहे हो बाहर से कि यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में हुई घटनाओं के बारे में पूरा संचालन किया जाना होगा। शायद अंदर मूर्तियाँ वगैरह होगी, ऐसे कोई अवशेष उनके द्वारा लगाए गए होंगे जिससे हमें प्रतिमाओं के बारे में पता चलेगा। ये हम अंदर जाएंगे तो ही पता चलेगा। बच्चों को लगभग लाइन में लगा दिया गया और सुनील जी सर लगातार व्यवस्था को बनाए रखिए और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ काउंटर के आसपास जाएंगे, टिकट काउंटर के पास में, और वहाँ से टिकट लेंगे। उसके बाद ही आगे कर जाएंगे। बच्चों में उत्साह है कि वास्तव में म्यूजियम में क्या है ये देखने के लिए। घाटी इतनी तंग है फिर भी चढ़ने की कोशिश में और हंसते हुए मुस्कुराते हुए समस्त कक्षाओं के 6ठी से 4th 5वीं से लगातार यहाँ से 10वीं 11वीं तक और समस्त महिला स्टाफ साथी और चपरासी विद्यालय के समस्त इस उत्साह को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे द्वारा बच्चों को ये मतलब उत्साह दिया जा रहा है कि बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, मजा आएगा। सब अपने अपने मनोरंजन को लेकर व्यस्त है, अपने अपने ग्रुप में सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि अंदर क्या होगा क्या नहीं, हम जानेंगे देखेंगे। टिकट काउंटर पास खड़े हैं और लगभग लंबी कतार लगी हुई है। आगे की गतिविधियां क्या है हम देखेंगे कि टिकट मिलने के बाद कैसे क्या अंदर का माहौल रहेगा। हम जैसे ही अंदर जाएंगे तब तक आपको शांतिलाल जी सर इसके बारे में और आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। हम अंदर जाएंगे और उसका इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको भी हमारे विचार जो है साझा करेंगे। हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सर थे वो भी तैयार है टिकट काउंटर के लिए पास में आ रहे हैं। हमारे अजीज सबसे खास और वरिष्ठ जन जिसको हम दयालाल जी सर के नाम से भी जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, सबके साथ में घुल मिल कर रहते हैं। ये कक्षा 11 के छात्र हैं, 10th के हैं। यहाँ हम संजय सर के साथ भी बातें कर रहे हैं। कक्षा 9 की लड़कियाँ 8 की लड़कियाँ हैं, 8 क्लास के बच्चे भी हैं, 10th क्लास के भी हैं। और ये सुनील जी सर लगातार गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग बराबर हो रही है और लगातार वो अपनी व्यवस्था और अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे लाइन लंबी बन चुकी है। हमारे सरों के द्वारा यहाँ टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जितेंद्र जी सर और दीपक सर पहुंच चुके हैं और वहां से टिकट जैसे ही वो लेंगे उसके बाद हमें अंदर जाने का आज्ञा मिल जाएगी और हम अंदर जाएंगे। उसके बाद में आपको उस शेयर करेंगे कि वहाँ की क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। मनीषा मैडम जो इस पिकनिक के खास प्रभारी मैनेजमेंट के रूप में भी वो रहे हैं यथावत रूप से, तो वो गिनती करने के बाद टिकटों की काउंटिंग करने के बाद यहाँ से जो फीस होगी वो जमा करवाएंगे। उसके बाद हमें अंदर जाने की आज्ञा दी जाएगी। और ये मनीषा मैडम लगातार अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से भी कर रहे हैं। यहाँ सब स्टाफ खड़े हैं और वो गिनती करने के बाद एक दूसरे के विचार शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उसके हिसाब से कहा है कि टिकट लिया जा रहा है, आप सब व्यवस्थित रहिए और अंदर जाकर शांति बनाए रखें, इस प्रकार के निर्देशन दिए गए और लगभग कंडीशन आगे बढ़ेगी। मैं तब तक शांतिलाल जी सर को कहूंगा कि इसके बारे में आप भी अपने विचार प्रदर्शित कीजिए। ये
सुनील जी सर है जो अपनी काउंटिंग को भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे टिकट मिलने की तैयारी है, उसके आधार पर टिकट हो जाएगा। ये हमारे विद्यालय की मैडमें हैं, स्टाफ साथी है जो भी इसके लिए तत्पर है कि कब हमें अंदर जाने मिले और हम अंदर का लुत्फ जो है वो उठा सके, इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। आगे का विचार जो है वो शांतिलाल जी सर आपको बताएंगे। और यहाँ मेरे द्वारा इन बच्चों के साथ में राह ली जा रही है कि आपको कैसा कैसे क्या लग रहा है। ये क्लास 6 तो मेरी क्लास के ही बच्चे हैं और लगातार इसको आगे बढ़ रहे हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि हमारे क्लास 10 के 2 होशियार होनहार और स्फूर्ति वाले जिसमें नीलेश वगैरह है और साथ में रौनक भी है। पीछे सौम्य पंचाल जो है वो है। यहाँ 11 क्लास की लाइन लंबी है जो पीछे सबको संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और हमारे विद्यालय के एक बस कंडक्टर के रूप में सुनील सर है ना, इनका नाम सुनील सर जो है, साथ में राजू भाई जो कि हमारे चपरासी है। और लगातार सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि वास्तव में अंदर क्या होगा इसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ बच्चे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मुझसे और मैं भी लगातार उनको इसी चीज को लिए बता रहा हूँ कि अंदर इस प्रकार की चीजें हो सकती है, देखा नहीं है, हम अंदर जाएंगे तो ही आएगा। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें नहीं जानता और बताता तो हो सकता है अगर वो अंदर नहीं मिले तो मास्टर झूठे पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है हम देखेंगे और फिर आपका उसको मनोरंजन के साथ में आपको पूरी तरह से अंदर बताएंगे ये चीजें क्या है। पता नहीं अब अंदर क्या क्या है, जाएंगे तो ही खबर पड़ेगी। आगे का जो है वो मैं अब शांतिलाल जी सर को कहूंगा कि वो भी अपने विचार प्रदर्शित करेगा, उनको ये देखकर क्या लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ पे देख सकते हो आप, बालिकाएं कितनी मायूस होकर इंतजार कर रही कब हमें टिकट मिले और हम अंदर जाएं। और साथ में ये विनोद जी सर जिनके द्वारा यहाँ पे जो काउंटर है उसमें वो अपने प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि हम हाई विजन स्कूल से आए हुए हैं और हमारा शैक्षणिक भ्रमण में डिस्काउंट कर दिया जाए, है कि नहीं सर। तो इसी अनुसार सभी बच्चों का डिस्काउंट यहाँ पे करवा के टिकट करवा दी गई है और सभी बच्चों को यहाँ पे प्रवेश दिला दिए गए। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चे कितने एक्साइटेड है और कैसे मुस्कुराते हुए अपने जो म्यूजियम के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करते हुए कतारबंद जा रहे हैं। साथ में हम देखेंगे आगे क्या कुछ होने वाला, किस प्रकार का म्यूजियम है। जीवन में पहली बार ऐसे म्यूजियम में हम जाने का मौका मिला है विद्यालय परिवार के द्वारा। मैं उन सभी को आभार प्रदान करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का कष्ट किया। और देखिए, आमतौर पर अन्य विद्यालय जो होते हैं वो इतनी लंबी रिस्क नहीं लेते, जो इतने दूर तक जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहां तक पहुंचाने के, बच्चों को ले जाने के कष्ट नहीं करते। परंतु हमारा विद्यालय निरंतर यह प्रयास करता रहा है कि बच्चों को कुछ सीखने मिले। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल डिसाइड किए जिनको हम आज घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे 9 क्लास की बच्चियां अपने प्रदर्शन को दिखाती हुई यहाँ पे कि हम भी एक्साइटेड है। और साथ में सुनील जी सर अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हुए साथ में बच्चों के साथ में जा रहे हैं। और पीछे भी 8 क्लास के बच्चे ध्रुव सर के साथ में आ रहे हैं। और भी पीछे जो बच्चे हैं जो साथ में एंट्री करने से पहले ही फोटोग्राफी करने लगे। साथ में दीपक जी उनके अनुशासन को लेकर थोड़ी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो बच्चे अभी तो सीधा सेल्फी स्टैंड टांग कर फिर तैयार हो चुके हैं और साथ में कैमरा ऑन करके बच्चे आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो फोटो में इतने लीन हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सी लाइन है और वो कहाँ पे जा रहे हैं। और साथ में अन्य पर्यटक जो यात्रीगण हैं वो भी अंदर आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ में ये सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड आईडी कार्ड बता रहे हैं कि सर हम आईडी कार्ड के थ्रू डिस्काउंट प्राप्त करके अंदर आए हो। साथ में आप देख सकते हो ये 5th क्लास के बच्चे आश्चर्य से मतलब आ रहे हैं। और पीछे आप देख पा रहे हो कि उनके साथ में स्टाफ भी है और साथ में हमारे युवा साथी विनोद जी सर भी उनके साथ में आ रहे हैं लास्ट एंडिंग में। और लास्ट एंडिंग में आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट एंडिंग में राजू भाई के पीछे जितेंद्र जी सर और उनके पीछे दयालाल जी सर और उनके साथ में आईटी प्रभारी जो है हमारे एलडीसी के रूप में कार्यरत है वो संजय जी सर भी आपका अपने आनंद के साथ में आ रहे। पीछे मैं देख पा रहा हूँ कोई नहीं आ रहा। पीछे एक बंदा है जो दौड़ता हुआ आ रहा है जो कि काफी ऊर्जावान आदमी है, साहिल सर है जो कि यहाँ पे लेट हो चुके हैं और ये भी अपने साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। और काफी ऊर्जावान आदमी है जो अनुशासन को देखते हुए थोड़ा लेट हो चुके हैं परंतु समय पर यहाँ पे एंट्री पा चुके हैं। और साथ में आप देख पा रहे हो कि कैसे सभी अपनी एक्साइटेडमेंट को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और साथ में हम सबसे पहला कॉरिडोर यहाँ पे अपन उसमें एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे हमको बताया जाएगा कि अंदर म्यूजियम में क्या कुछ रहने वाला है। साथ में आप देख पा रहे हो कि महाराणा प्रताप के साथ में राणा पुंजा की अपनी मूर्ति लगी हुई है। काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिली हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बच्चे यहाँ पे इस म्यूजियम को कैसे बनवाया, किसने बनवाया और इसके अंदर क्या कुछ लगाया हुआ है और क्या कुछ जानकारी हमको यहाँ पे इस म्यूजियम में
आपको मिलेगी। इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे एक राजा और एक आदिवासी के समर्थन में ये बड़ा युद्ध यहाँ पर लड़ा गया है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आदिवासियों की कितनी अच्छी भूमिका रही थी। महाराणा प्रताप जैसे अपने राजपूत शासकों के साथ में इनका अच्छा तालमेल था। और आज भी आदिवासी प्रकृति पूजक के रूप में जाना जाता है। देख सकते हो आप उनका संघर्ष कितना है, उनका बलिदान कितना है। आप यहाँ पे भी हल्दी घाटी में भी देख सकते हो। इसी तरह आप इनका संघर्ष बांसवाड़ा के में मानगढ़ धाम पे भी आप इस चीज को देख सकते हो सकता है हमारे स्कूल का नया टूर जब भी अनाउंस होगा मैं उनके लिए बात करूंगा। हम मानगढ़ धाम के लिए भी जाएंगे और वहां पे भी अपन वीडियो शूट करवाएंगे। साथ ही में आप देख पा रहे हो बच्चे यहाँ कितने एक्साइटेड होकर यहाँ पे म्यूजियम के अंदर जो भी पार्ट उनको दिखाए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हुए वहाँ पे देख रही है, जहाँ पे अपन प्रोजेक्टर के रूप में हमको दिखाया जा रहा है यहाँ के म्यूजियम मैनेजमेंट के द्वारा, जहाँ पे हमको सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, कब बनवाया, कौन सी तारीख को बनवाया, ये सब यहाँ पे इंगित किया गया है। और साथ में ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी। उसके बारे में यहाँ पे एक सूक्ष्म वीडियो के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि आपको इस म्यूजियम में क्या कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रत्येक बच्चे का 50% ऑफ के तहत यहाँ पे टिकट हुआ है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये आज इनका यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और बहुत ही इनको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इन बच्चों के साथ में हमारे सामाजिक के ऐसे विख्यात शिक्षक हैं जो ध्रुव पाटीदार सर हैं, जो इन महाराणा प्रताप के जीवनी और यहाँ के युद्ध के बारे में इनको अच्छे से ज्ञान है और वो बच्चों के साथ में आज यहाँ पे लीन है और सभी चीज़ों को अपने शब्दों में आसान भाषा में यहाँ पे सिखाएंगे। साथ ही मेरे को यहाँ पे जैसे म्यूजियम के अंदर प्रवेश किया है, मुझे लग रहा है ये म्यूजियम डिजिटल हो सकता है। शायद से मुझे लग रहा है ध्रुव सर का भी इतना काम नहीं पड़ेगा, फिर भी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनको समझाने के लिए ध्रुव सर यहाँ पे तत्पर हैं और वो अपने मुख से इन बच्चों के जो भी है मोटिव करना होगा वो बताएंगे। यहाँ पे कौन सी तलवार है, कौन सा मुकुट है, क्या राजा की क्या भूमिका है, ये चित्र क्या है, यह कलाकृति क्या बता रही है और ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, उन सब के बारे में ध्रुव सर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं फिलहाल अभी बना रहूंगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा तब ध्रुव सर आपके साथ में जुड़े हुए हैं और वो आपको इसकी जानकारी बिल्कुल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे विद्यालय की कक्षा अध्यापिका है साथ में बच्चों के साथ में खड़ी हुई है और ये भी यहाँ पे इस म्यूजियम में होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं को देखती हुई यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस करती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस स्कूल में कैसे विद्यालय में शिक्षक और बच्चों के बीच में प्रेम होता है और किस प्रकार से ये आपस में घुल मिले हुए हैं। यहाँ पे सुनील जी सर थकान की वजह से यहाँ पे नीचे बैठ गए बच्चों के साथ में और यहाँ पे प्रोजेक्टर में देख पा रहे हैं। और साथ में यहाँ पे इस पहाड़ियों का संपूर्ण विवरण, किस प्रकार से युद्ध हुआ था, कैसे कुछ हुआ था, यहाँ पे 3D एनिमेशन जो 3D क्रियाकलापों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुतियां प्रदान की। यहाँ पे आप देख सकते हो नाले को कैसे चेतक घोड़े ने यहाँ पे उसको पार किया। और साथ में यहाँ पे इस युद्ध में यानी इस किले जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ, इन सभी का बखान यहाँ पे फोटो चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो महाराणा प्रताप की एक पगड़ी यहाँ प्रदर्शित हो रही है आपके सामने। देखिए ये साफा इतना बड़ा है कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस बंदे का शरीर, उस साहसी वीर का शरीर किस प्रकार का होगा, या उनके द्वारा आक्रमण में या युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र और शस्त्र यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें ये आपको दिखाया जाता है कि एक शस्त्रक पड़ा हुआ है, तलवार पड़ी हुई है जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए होंगे। और यहाँ सारे सैनिक जिनके पास में जो तलवारें वगैरह उस समय युद्ध में इस्तेमाल की गई थी वो सारे अवशेष के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित करके इस म्यूजियम में रखा गया है। साथ में यहाँ उनके स्थानीय शासन में जिस प्रकार की गतिविधियों को अपनाया गया था उसके बारे में सिक्के वगैरह, थालियां वगैरह यहाँ प्रदर्शित हो रही है। किताबें कुछ ऐसी है जो उस मेवाड़ के इतिहास को प्रदर्शित करती है, ऐसी किताबों को संभाल के रखा गया है। ये यहाँ तलवार और एक रक्षात्मक जो शस्त्रक होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा वो रखा गया है। यहाँ महिलाओं को ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए क्लासेस लगी हुई है, वही देख रहे हैं। यहाँ आगे जो देख रहे हैं कि इसके बाद में इनका जो महाराणा प्रताप का ताज सजाने के लिए उनका वो किया गया था, अपने राज्यारोहण किया गया था। उस समय वो किसी जगह पर बैठे हुए थे और जब यहाँ पर अकबर के द्वारा जिस प्रकार से अभी लड़कियों ने यहाँ का दृश्य देखा था उसी चीज को बालकों के द्वारा भी एक बार इनको प्रदर्शित करवाया जा रहा है। हम यहाँ ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ से हम म्यूजियम में इस प्रकार की रखी हुई चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। हम ऐसे सिनेमा
के अंदर जाएंगे और वहां से हमें पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे और लगातार हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ आपको पूरी जानकारी संपादित की जाएगी और आपको हमारे द्वारा भी बताया जाएगा और कुछ दृश्य आपको दिखाए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको भली भांति सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं शांतिलाल जी सर को कहूँगा वो भी अपने विचार प्रदर्शित करते हुए हम लगभग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हमारा अगला मुकाम और पड़ाव रहेगा। मिस्टर शांतिलाल जी सर। हाँ जी, हाँ, जिस प्रकार अपने अभी और लड़कियों को दिखाया गया था, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे भी लड़कों को लाइन पे खड़ा किया जाएगा। लड़के भी अभी नया मतलब अंदर आए हैं, वो भी एक्साइटेड होकर यहाँ पे सभी मूर्तियों को देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हर गेट के पीछे नई नई चीजें ही रहेगी आज के दिन। आगे बढ़ते हैं, आगे मूवी वाले थिएटर में चलते हैं, जहाँ पर हमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार वहाँ का युद्ध हुआ था, कैसे कैसे राजाओं ने आमने सामने लड़ाई की थी। और इस युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी आपको ध्रुव सर बताएंगे। और यहाँ पे अपने यहाँ पे जो म्यूजियम है, उनके जो भी ऑर्गेनाइजर है, उनके फोटो यहाँ पे चित्र दर्शाए जाएंगे और साथ में यहाँ पे मूवी ऑन होगी। और ध्रुव सर हमें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इस म्यूजियम की जो अपने एक मूवी के माध्यम से यहाँ पे अपन को बताने की कोशिश करेंगे। ध्रुव सर। जी हाँ बिल्कुल सर, हमें यहाँ वीडियो के माध्यम से ये सारे चित्र प्रदर्शित होंगे और उस माध्यम से हम लगभग आसानी से समझ सकते हैं कि इस युद्ध के समय और यहाँ इस गतिविधियों को किस प्रकार से अंजाम दिया गया होगा, किस प्रकार से उस समय को इन्होंने झेला होगा। जो 5, 6, 7 घंटे निकले हैं वो किस प्रकार से निकले होंगे, हम चित्रों के माध्यम से और म्यूजियम के माध्यम से इसको निकालेंगे। ये यहाँ से प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कटारगढ़ का एक दुर्ग है, जिस दुर्ग में बादल महल बना हुआ, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन जो है वो चित्तौड़गढ़ में गुजरा था, जिसका चित्र बताया। और यहाँ पर उनको किस प्रकार से युद्धों में लड़ना है इसके बारे में बताया गया था। 1568 में वो अकबर के साथ में किस प्रकार से वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों के खिलाफ उन्होंने अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया था, उसके बारे में भी यहाँ इस चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि इस समय को उन्होंने किस प्रकार से पूरा किया गया था। ये अपने राजस्थान के दक्षिणतम इलाके के बारे में बताया गया था। और जैसे यहाँ चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ था तो रानी पद्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया गया था। कहते हैं कि यहाँ पर 3 जोहर किए गए थे पूरी तरह से, और यहाँ वीरों के द्वारा केसरिया किया गया था। इस प्रकार की प्रदर्शन भी किए जाते हैं। महाराणा प्रताप के जो पिता जो थे उदय सिंह की मृत्यु के बाद में वो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है और वो राजा बन जाते हैं। इस समय वो दूसरे युद्धों में बिजी रहते हैं, तो वहाँ के उनके जो मुख्य राज्याभिषेक होता है, राणा करके जाति होती है चारण, जो उनका राज्याभिषेक करती है और उनको राजा घोषित कर देते हैं। इसी समय यहाँ आगे आप देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ का जो राजा मुगल है वो बैठे हुए उनसे संधि करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मानसिंह को उनके द्वारा नकार दिया जाता है और वहां से वो ना कह देते इस चीज को कि हम समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने युद्ध की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार किया। इस प्रकार से इन्होंने लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया और लगभग हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को अकबर और मानसिंह के नेतृत्व में और यहाँ से हाकिम का सूर हमारे महाराणा प्रताप के सेनापति के मध्य में टीमें तैयार की गई और युद्ध के लिए आमने सामने हल्दी घाटी के अंदर तैनात रहे। और इस युद्ध को लगभग 5 से 7 घंटे तक लगभग इसको निपटाया गया और लाखों की संख्या में यहाँ पर जाने गई और लोगों की मौतें हुई है। इसमें मुगल सेना को भी ज्यादा हर्ष झेलना पड़ा था क्योंकि नुकसान उनको भी हुआ था और साथ में कम सेना होने के कारण भी हमारे महाराणा प्रताप ने साहस के साथ में उसमें साथ में जुड़े हुए अन्य राजाओं ने उनका सहयोग दिया और इस युद्ध को भली भांति अनिर्णायक रूप में इनके द्वारा बदल दिया गया। कुछ कंडीशन ऐसी आ गई थी जिसके कारण से महाराणा प्रताप को रणभूमि को छोड़कर जाना पड़ा था। ये आप देख रहे हो वो राणा पूंजा जो भील है, इन्होंने अपने धनुष बाणों के माध्यम से मुगलों के छक्के छुड़ा देने का कार्य किया था और ये गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से आक्रमण करे। तो उनको यही खबर नहीं पड़ रही थी कि तीर कहाँ से आ रहे और कहाँ से नहीं, उनका सामना करने में असफल रह गए थे। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हुई थी जिसके कारण से वो उनको पीछे हटना पड़ा, लेकिन लगातार जब तक का जोर था तब तक ये आमने सामने रहे और मुगलों को इनसे जीतने के लिए पसीना आ गया था बाहर, लेकिन फिर भी इनको मुकाबले में वो हारने के लिए तत्पर रह रहे थे। इनकी कमजोरियां सामने देखने को लग रही थी और महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जो मानसिंह के घोड़े हाथी के ऊपर पांव लगाकर ये खड़ा रह जाता है, चेतक जिसका नाम है। लेकिन धोखेबाजी के साथ में ये जो हाथी होता है उस हाथी के सूंड के नीचे तलवार होती है और तलवार के माध्यम से उसके पांव जो है वो कट जाता है और महाराणा प्रताप अपने भाले से मानसिंह पर वार करते हैं, लेकिन मानसिंह किसी तरफ झुक जाता है और उसका जो रथ का चलाने वाला सारथी होता है वह इससे मतलब पूरी तरह से घायल हो जाता है।
और ये बाहर निकल जाता है। इसके अलावा ये अपने झालामान जो होते हैं वो महाराणा प्रताप को कंडीशन में देखते हुए उनका छत्रक और उनका ताज वो अपने पास ले लेते हैं और वो अपनी स्थिति को चेंज करके राणा की स्थिति ले लेते हैं और राणा को वहां से बाहर निकल देते हैं। मुगल समझते हैं कि ये राणा है, लेकिन राणा वहां से बाहर जा चुके थे और उनका सहयोग चेतक ने एक नाले को पार करके सहयोग करते हैं और अंततः उनकी टांग टूट चुकी थी, फिर भी उन्होंने इस नाले को 22 फीट के नाले को जो है वो पार कर दिया और अंततः उसने अंतिम बार अपनी सांस ली और महाराणा इस समय इस घोड़े की अंतिम समय में अपने प्राणों को जब त्याग रहा था तब वे भावुक हो गए थे और इस प्रकार से चेतक ने उनका सहयोग दिया और वो रणभूमि से बाहर निकल आए। इसके बाद में ये आगे बढ़े और जैसे ही धीरे धीरे समय आगे गया और रॉयल लाइफ जीने के चक्कर में तो भामाशाह के द्वारा उनका सहयोग किया गया। तब उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मेरी मातृभूमि आजाद नहीं होगी तब तक मैं जमीन पर सोऊंगा, घास के पन्नों पर या पत्तों की पेड़ों पर मैं घास की रोटियां खाऊंगा की शपथ ली और पुनः वो तैयार करने के लिए तैयार हो गए और फिर से दिवेर का युद्ध या दिवेर की घाटी में युद्ध लड़ने के लिए वो तत्पर रहते हैं और ये कंबलगढ़ में उसका वापस से प्रशिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से मेवाड़ जो राजस्थान का दक्षिण भाग है जैसे कि आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, वहां इनसे वापस आपातकालीन जो है वो राजधानियां बनाई गई थी जिसमें गोगुंदा का नाम आता है और 1885 में ये 1585 में इसको राजधानी बनाई गई थी जिसको आपातकालीन कहते हैं। इसी समय 19 जून को 1597 में महाराणा प्रताप ने 57 की आयु पूर्ण करने के बाद अपनी सांसों को थमाया गया और अंतिम बार उन्होंने सांस ली थी। इसके बाद में उनके पुत्र जो है वो यहाँ के राज्याभिषेक किया जाता है उनका और वो बैठते हैं। इसी प्रकार से ये हम आगे बढ़ रहे हैं गुफाओं के माध्यम से आगे प्रदर्शित हो रहा है कि महाराणा प्रताप के साथ में किस प्रकार की गतिविधियां हुई थी, किस किस प्रकार के उनके साथ में सहयोग किया गया था, किस प्रकार की उनकी रणनीतियां थी, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार से आपको चित्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ सैनिक जो है वो उनके साथ में बातचीत कर रहे हो, उसके बारे में किसी चीज को लेकर वो फैसला कर रहे हैं कि वास्तव में आगे की गतिविधियां क्या हो सकती है, हमारे पास में राशन कितना है, उस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आएगी हम आपको प्रदर्शित करेंगे। ये जो महल बना हुआ उस महल के बारे में बताया गया, चित्तौड़ का किला बताया गया पूरा पूरा जो कि एक फोर्ट है वो जहाँ कृषि भी आराम से की जा सकती है और यह लगभग अपने महाराणा प्रताप का बचपन जो गुजरा था उसके बारे में बताया गया है कि उनका बचपन तो चित्तौड़गढ़ में गुजारा किया था उन्होंने और यहाँ पर भी अंग्रेजों के द्वारा इसको भी खाली नहीं छोड़ा गया और यहाँ पर भी 3 बार आक्रमण किए हैं। यहाँ पर भी रानियां सती हुई है और लगभग 3 शाखे भी यहाँ पर हुए हैं। इन शाखों को भी इसके अंतर्गत आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वीर जो है वो केसरिया करते थे और रानियां जो है अपने सतीत्व को बचाए रखने के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक देते थे जिसको हम जौहर के नाम से जानते हैं। ये चित्तौड़गढ़ का भी रहस्यमय इतिहास है जो कभी आपके बारे में हम जानेंगे या उसके बारे में आप जानोगे तो बहुत सारी जानकारी यहाँ से भी प्राप्त होगी। काफी इतिहास रहा है हमारे इस मेवाड़ का और हमारी इस धरा का, इस पावन धरा का, जहाँ पर हम धन्य है कि हम उस पावन या धरा से हैं जहाँ से ऐसे वीर सपूत यहाँ पैदा हुए जिन्होंने अपने आन बान शान को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयोग किए हैं। और साथ ही साथ में हम जैसे आगे देखेंगे कि यहाँ अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र है और रहीम खाना जो एक अकबर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि जो महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आया था, तो जब ये खबर पड़ी उनके पुत्र को कि अमर सिंह को कि वो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध करने आए तो उनके परिवार को, उनकी महिलाओं को गिरफ्तार करके वो महाराणा के समक्ष खड़ा कर देते और वहीं से महाराणा प्रताप उन्हें ससम्मान लौटाने के लिए कहते और उन्हें इज्जत के साथ में लौटा देते। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पन्ना धाई के बारे में कुछ जानकारियां दे रखी होती है। यहाँ इस समय मेवाड़ का जो शासक होता है वो बलवीर होता है और वो चाहता है कि यहाँ साम्राज्य मेरे ही हाथ में होगा, मैं इसका राजा होगा, मेरी ही पीढ़ी चलेगी। ऐसा तो यहाँ की पन्ना धाई ने जब उदय सिंह को बचाना था तो उसकी जगह पर खबर पड़ी कि बलवीर आने वाला है तो उसने चंदन को उसकी जगह सुला दिया और उदय सिंह को दुर्गादास राठौड़ के यहाँ जोधपुर की तरफ उनको भेज दिया जाता है। और पन्ना धाई एक ऐसी माता थी जो अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार थी और अपने स्वामी भक्त के प्रति उन्होंने उदय सिंह के प्राण बचा दिए और अपने बेटे के प्राणों का न्योछावर कर दिया। ऐसी वीरांगना जिसको हम कह सकते हैं पन्ना धाई के नाम से जिसको हम जानते हैं और अपने बच्चे की बलिदान जो है वो बलि उसके द्वारा दी गई। बलवीर ने उसके बेटे चंदन का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और उदय सिंह यानी कि मेवाड़ का जो चिराग था उसे उस रोशनी को बचाकर उन्हें जोधपुर भेज दिया गया और सुरक्षित भेज दिया गया। ये आप देख रहे हो ये लटाया गया वो चंदन है।
पास में खड़ी पन्ना धाय है और उदय सिंह को उस पीछे वाले रास्ते से उन्हें निकाल दिया और बलवीर आ रहा है और इसका गला जो है वो धड़ से अलग कर देता है। यहाँ किसी जंगल में एक खूंखार जो है वो वाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने उसको कम से कम उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना खूंखार था कि ये किसी भी तरह से आक्रमण कर सकता था। इससे महाराणा प्रताप ने निपट लिया और इसको हरा दिया, यानी कि उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार के वीर थे जो लगातार चल रहे थे आगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने शपथ ली थी, जैसे कि हमने बताया था कि जब तक मेरा मेवाड़ यानी कि मेरी धरा आज़ाद नहीं होगी तब तक मैं पत्तों पर खाना खाऊंगा, उसके अलावा घास की रोटियां खाऊंगा, मैं जमीन पर सोऊंगा, मैं सोने चांदी बर्तनों में नहीं खाऊंगा। इस प्रकार की गतिविधि आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। वास्तव में वो वनस्पति में साथ जंगलों में रहकर ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हो और साथ में उनके सहयोग में उनके सहयोगी जो भी साथी जो है सेना के साथ में रहने वाले सभी सेनापति वगैरह सब उनके साथ में लगे हुए लगातार, और वे अपनी शपथ को भी पूर्ण कर रहे हैं। वो भी महाराणा प्रताप को उसमें सहयोग दे रहे हैं और राणा पूंजा जो है वो उनके सटीक बैठे हुए और अपने धनुष को तानते हुए उसमें डोरी को ठीक कर रहे हैं। ये वो दृश्य है जहाँ पर अंतिम बार में जब 22 फीट का जो नाला था उसको पार करने के बाद में चेतक ने अंतिम सांस ली थी और यहीं पर महाराणा प्रताप जो है वो भावुक हुए थे। पहली बार उनकी जिंदगी का ये भाग था जो उनको बहुत संवेदनशील कर गया था कि उनका एक साथी जो जीवन भर उनके साथ में था वो आज अंतिम कड़ी में भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। ऐसा वफादारी दिखाने के कारण वो भावुक हो जाते हैं। इस प्रकार का प्रदर्शन आपके सामने ये दिया गया है और यहाँ से महाराणा प्रताप फिर से तैयार होते हैं और आगे की रणनीति के साथ में वो बढ़ते हैं। यहाँ बारडोली के पास में ही चेतक की जो है वो स्तुति बने अपने स्मृति बनी हुई है। ये हम बाहर की तरफ आ गए म्यूजियम से बाहर और यहाँ पर एक मनोरंजन के लिए सेल्फी लेने के लिए एक छोटी सी तालाब यहाँ की झील बना हुआ जिसमें नाग को दर्शाया ऊपर कृष्ण की यानी कि नाग कृष्ण की लीला जो आप जानते हैं उस कालिया नाग का दृश्य दिया गया है। उस साथ में बोटें पड़ी हुई है, अगर किसी को बोट यात्रा करनी है तो वो भी बोट राइडिंग भी कर सकता है आराम से। एक बाहर मगरमच्छ का वो दे रखा है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं वैसे, लवणी होते हैं, क्षारीय होते हैं और मीठे पानी में रहने वाले भी होते हैं। इनकी भी 3 प्रकार की प्रजाति होती है। कक्षा 11th के और 10th क्लास के छात्र जो है वो इनसे मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार सेल्फी जोन में आ चुके हैं तो वो वहां से सेल्फियां ले रहे हैं। ये प्रकृति दृश्य इस प्रकार का बना हुआ है कि सबका मन जो है वो मोह कर देते हैं। ये प्राचीन आकृतियां उत्कीर्ण की गई है जिसके माध्यम से ये दर्शाया गया है। ये ग्राउंड फॉल है पूरी तरह से कि यहाँ किस प्रकार से मानसिंह के हाथी के ऊपर महाराणा प्रताप का चेतक ने कदम रखे थे, किस प्रकार से उन्होंने भाला गोपा था और वो बच गए थे। इसके बारे में पूरी बाहर से सेटल कर रखी है। साथ में हमारे विनोद जी और शांतिलाल जी सर भी इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अपने पूज्य देवता राणा पूंजा जी के चरण स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये वास्तव में यहाँ से ये निकल चुके हैं। हम वापस हल्दी घाटी की ओर वापस प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हम सीधा विश्व स्वरूपम के लिए यहाँ से गतिविधि हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ हमारे विनोद जी सर आगे खड़े थे, उनको भी लिफ्ट दी। अब यहाँ से हम वापस ड्राइव करते हुए सीधा विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा की ओर बढ़ने के लिए जा रहे हैं और लगातार बसों में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम निकल चुके हैं। ये सफर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की गतिविधियां जो भी होगी वो मैं शांतिलाल जी सर को कहूँगा कि आपको प्रत्येक के बारे में जानकारी प्रदान करें और आप इसका लुत्फ उठाएं। मेरे बाद फिर अगर समय मिला तो हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप शांतिलाल जी सर के साथ बने रहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों को हम आश्रम की तरफ ले आए और यहाँ पे बच्चे चेंज करने के बाद में अपनी खुशी यहाँ पे प्रकट कर रहे। काफ़ी डांस के साथ में यहाँ पे सुनील जी पाटीदार साहब सर गुरु जी सर को टोक लिया गया है और साथ में बहुत अच्छा डांस यहाँ पे सुनील जी सर ग्रुप सर को करवा रहे हैं। साथ में वो खुद भी नाच रहे हैं। अब यहाँ पे रख दिया उन्होंने और साथ में सुनील जी पाटीदार की खुशी आप देख पा रहे हो, कितने अच्छे से डांस कर रहे बच्चों में, कितने अच्छे से खुशी एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी भी नाचते हुए खड़े और बाहर निकल चुके हैं और गर्ल्स में काफ़ी उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। साथ में बॉयज काफ़ी अच्छा डांस प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ में मैं भी इनके साथ में डांस कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे साथ में बज रहा है और काफ़ी अच्छे थकने के बावजूद भी अपने ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर बना है और सभी बच्चे अपने आप को बेस्ट दे पा रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार से वो डांस में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तो अपन खुद सोच रहे थे कि ये बच्चे जाते ही सो जाएंगे, परंतु नहीं, हमने जो सोचा उससे भी उल्टा हुआ क्योंकि बच्चे इसी पल का इंतजार कर रहे थे कब उनको मनोरंजन का टाइम मिले, क्योंकि कब से चल के थक चुके थे। दो जगह पर घूम के आए हैं यहाँ पे, देख के यहाँ पे थकान नहीं लग रही है। साथ में ये गरबा और
आदिवासी कल्चर्स वाले गानों पर यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। किस प्रकार से यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट टीम का जो ध्यान रखता है और साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे कितनी अच्छी ठहरने की व्यवस्था की है। कम से कम 4, 5, 6, 7 कमरे यहाँ पे बुक किए हैं और 7 कमरों में सभी बच्चे यहाँ पे समा गए हैं और सभी को लिए कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं है। सभी को अपने लिए पर्याप्त रूप में बिस्तर सब चादरें मिली हुई है जो ठंड के लिए सबके लिए बराबर मिला है। और नीचे ही उसी जस्ट नीचे जो फ्लोर है उसके अंदर खाना बन रहा है इन बच्चों के लिए, जब तक ये बच्चे मनोरंजन के रूप में डांस प्रस्तुति यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में सुनील जी पाटीदार के साथ कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कितनी 2-2 उंगलियाँ ऊंची करके यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और साथ में दिलीप सर भी यहाँ पे पीछे खड़े हुए इस दृश्य को देख पा रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे थोड़ी बहुत डांस किया, फिर भी मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण थोड़ा डांस भी थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा था, मैं निकल गया। और साथ में आप सुनील जी सर को देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डांस यहाँ पे सुनील जी सर के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये दृश्य आपको बहुत ही कुछ सीखने को ले दे रहा है। साथ में दिलीप सर पे यहाँ पे बच्चों ने घेर लिया है और साथ में वो भी डांस करने लगे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इन बच्चों को ये साथ में डांस करने का मौका स्कूल के अलावा इतने दूर प्लेस पर कहाँ मिलता है, परंतु आप देखो इनकी किस्मत कैसे चमकी है। और आज स्टाफ मैनेजमेंट और स्कूल के द्वारा यहाँ पे पिकनिक में लाए गए दूर बच्चों को यहाँ पर डांस करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे विनोद जी सर थोड़े नज़र नहीं आ रहे, मुझे लगता है कि वो कहीं साइड मार चुके हैं और साथ में मेरे को लगता है वो कहीं बिस्तर लौट के सोए हुए ऐसा लग रहा है मेरे को। फिर भी देखते हैं आए नहीं आए डांस में, क्योंकि डांस में उनके बिना यहाँ पे भी अधूरा लग रहा है। क्योंकि मैन जो स्कूल के मैन डांसर हैं हमारे सुनील जी सर, वो अपने काम को यहाँ पे तत्पर रखा है। साथ में विनोद जी सर का कोई अड्डा नहीं दिख रहा है, साथ में वो आ जाए थोड़ा मज़ा और कुछ आ जाता। बाकी देख पा रहे हो कि आपकी कक्षा 9 और कक्षा 10 की और कक्षा 8 की बच्चियाँ ऐसे डांस प्रस्तुति यहाँ पे दे रही है। सभी के फेस पे खुशी देख पा रहे होंगे आप। और बीच में कक्षा 5 की छोटी बालिकाएं भी अपने नृत्य को यहाँ पे सुचारू रूप से कर रहे हैं। और साथ में यूपी जो है वो भी अच्छे से डांस कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सभी बच्चे हैं यहाँ पे, ये प्रेक्षा नाम की छोड़ी है और उसके पीछे यहाँ पे स्वाति कामोर है जो कक्षा 5 की सबसे होनहार बालिका है। और पीछे साक्षी पाटीदार है और उसके पीछे परिश्री है। ये सब अपने आप का डांस कर रहे हैं। और साथ में आप भी देख पा रहे हो बीच में कैसे घूमर डांस यानी देख पा रहे हो गरबा नृत्य की तरह यहाँ पे डांस कर रहे हैं बच्चियाँ सभी। और काफ़ी उत्साह का आनंद का माहौल बना हुआ है। और साथ में देख पा रहे हो कि इन बच्चियों की कोई थकान मेरे को यहाँ पर नहीं लग रही है, क्योंकि हम 2 दिन की ट्रिप के लिए यहाँ पे आए हैं। और 1 दिन की ट्रिप जहाँ पर बहुत पैदल चले, बहुत थकान महसूस हुई, फिर भी बच्चे यहाँ पे कुछ थकान यहाँ पे इनको देख के लग नहीं रहा है। साथ में सुनील जी सर और जितेंद्र सर के डांस आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से यहाँ पे बच्चों के साथ में डांस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। और इनके पीछे उनके कक्षा के बच्चे और आगे 11th क्लास के बच्चे हैं और उनके पीछे आप देख पा रहे हो 11th क्लास के कुछ बच्चे वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। और साथ में आप देख पा रहे हो कक्षा 7 की बालिकाएं कितने अच्छे से 8वीं की बालिकाएं उसके साथ में भूमिका मैडम उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। सामने देख पा रहे हो कि कक्षा 8 की होशियार बालिका स्वाति और स्वीटी दोनों भी यहाँ पर डांस करते हुए आपको दिखाई दे रही है। साथ में आप देख पा रहे हो हिमानी भी यहाँ पर डांस करते हुए दिख पा रही है। और यहाँ बाकी स्टाफ जो है वो थक के बैठ चुका है। यहाँ पे भूमिका मैडम का उत्साह आप देख पा रहे हो कितनी ऊर्जा वाली प्रस्तुति यहाँ पर प्रदान कर रही है। साथ में हमारे स्थानीय विद्यालय के कहीं और से विद्यालय से आई हुई बालिका भी यहाँ पर अच्छे से डांस कर पा रही है। और आप देख पा रहे हो 7th क्लास की ग्रुप बना हुआ वो भी काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा है। और पीछे ही 5वीं क्लास का ग्रुप आपको डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सांची के पीछे और गेनिका के पीछे विभूति है, विभूति के पीछे प्रेक्षा है, प्रेक्षा के पीछे स्वाति है, स्वाति के पीछे पाटीदार है। और उसके पीछे उनके भाई जो छोटे छोटे हैं यहाँ पर डांस प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। सभी डांस के साथ में मग्न हैं। और रही बात कल हम मॉर्निंग में कुंभलगढ़ के लिए निकलेंगे। और कुंभलगढ़ के लिए हम जाएंगे तो कुंभलगढ़ का काफ़ी आनंद होगा। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा हमारा कुंभलगढ़ के लिए होगा, जिसमें ध्रुव सर हमको अच्छे से कुंभलगढ़ के बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। कल के लिए इंतज़ार रहो। धन्यवाद।